आज आप सभी का स्वागत है आज के लेक्चर में। इसके पहले हमने बहुत सारी बातें की, अलग अलग तरीके के रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में हमने बात किया और एयर कंडीशनिंग के बारे में बात किया। अब कुछ उसके एप्लीकेशंस पे हम आ रहे हैं। अब ये एप्लीकेशन संबंधी चीज़ें अलग अलग होती हैं, तो यूजेस कहाँ कहाँ पर हैं, कहाँ हम इसको अप्लाई करते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो फूड प्रिजर्वेशन है उसमें रेफ्रिजरेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आज हम थोड़ा सा फूड प्रिजर्वेशन के बारे में बात करेंगे, कोल्ड स्टोरेज के बारे में बात करेंगे, और भी जो यूजेस होते हैं रेफ्रिजरेशन में उनके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो कहता क्या है कि जितने भी फूड्स हम लोग यूज़ करते हैं, ह्यूमन बीइंग, उन सभी में उनको स्टोर करने के लिए और उनको जो है ख़राब होने से बचाने के लिए हमको एक ऐसे स्पेस की ज़रूरत पड़ती है जहाँ पर काफ़ी कम टेम्परेचर हो। टेम्परेचर कम हो जाने से, घट जाने से, तो जो उनका स्पॉइलेज रेट है, मतलब ख़राब होने का जो रेट है, या फिर हम कह दें कि जो उनके अंदर की मेटाबॉलिज्म रिएक्शन है वो स्लो हो जाती है या रेट स्लो हो जाता है। तो जो वो फूड जो जल्दी ख़राब होने वाला था वो काफ़ी समय के बाद वो ख़राब होता है जल्दी से। ये अब लेकिन ये नहीं है कि आप कहीं पर उसको जो है ठंडे में स्टोर कर देंगे तो ख़राब फूड भी अच्छा हो जाएगा, नहीं। उसके जो ख़राब होने का रेट है, स्पॉइल होने का रेट है, वो कम हो जाएगा। हम वो रिएक्शन स्लो कर सकते हैं, स्पॉइलेज रिएक्शन, बस ये चीज़ बता दें। तो उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं कि कह रहा है कि जो फूड प्रिजर्वेशन है, कह रहा है मे बी डिफाइंड एज द स्टेट इन विच द फूड मे बी रिटेन्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम विदाउट बीइंग कंटामिनेटेड बाई पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म और केमिकल्स एंड विदाउट लूजिंग इट्स कलर, टेक्सचर, फ्लेवर एंड न्यूट्रिशन वैल्यू। तो ये फूड प्रिजर्वेशन का मतलब होता है। फूड प्रिजर्वेशन के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, वो कहता है कि उसमें हम एडिशन ऑफ वैरायटी टू द फूड, मतलब हम अलग अलग तरीके से फूड को और भी अलग अलग तरीके से बना करके फिनिश्ड या सेमी फिनिश्ड फॉर्म में हम उसको रख सकते हैं। सेल्फ लाइफ ऑफ फूड इज़ एनहेंस्ड, जो फूड 10 दिन में ख़राब होने वाला था उसको हम महीनों तक स्टोर कर सकते हैं। फूड सप्लाई इज़ इंक्रीज्ड, तो अगर हम ये स्टोरेज ना करते इस तरीके का, अगर हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम ना होता तो क्या होता, तो उस केस में होता ये कि जो फूड है वो जल्दी ख़राब हो जाता, तो सप्लाई हम बहुत ज़्यादा हम नहीं कर सकते थे, या हमको जो भी फूड होता वो जल्दी से जल्दी बेच देना पड़ता कम पैसे में ही, तो हमारा लॉस होता। तो वो कह रहा है फूड सप्लाई इंक्रीज, वही कह रहा है वेस्टेज ऑफ फूड इज़ रिड्यूस्ड, तो फूड का जो वेस्टेज है वो रिड्यूस हो जाता है और उससे हमारा प्रॉफिट गेन होता है। तो ये तो एक विशेष बात आई। अब कह रहा है कि फूड जो ख़राब होता है उसके क्या क्या कारण होते हैं, कौन कौन चीज़ें ऐसी होती हैं जो फूड को ख़राब करने में कंट्रीब्यूट करती हैं। वही कह रहा है फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू फूड स्पॉइलेज। तो कह रहा है कि ऑल टाइप ऑफ फूड्स इधर प्लांट और एनिमल कंटेन बेसिकली 3 मेजर मॉलिक्यूलर कंपोनेंट्स, नेमली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। इन सभी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये 3 चीज़ें होती हैं। दीज केमिकल कंपाउंड्स प्रोवाइड विटामिन्स एंड मिनरल विच आर एसेंशियल टू सेफगार्ड the body against diseases. The destruction of one of these component causes the spoilage of food। कहना है इन तीनों में से किसी भी एक फूड को का अगर डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो हम कहेंगे कि फूड क्या कर रहा है, फूड ख़राब हो रहा है, उसका स्पॉइलेज हो रहा है। और वो स्पॉइलेज एजेंट जो होते हैं, कौन कौन ऐसे होते हैं जो फूड को ख़राब करते हैं। पहला होता है एंजाइम्स। एंजाइम्स जो होते हैं वो हर एक सब्सटेंस के अंदर खुद ही प्रेजेंट होते हैं, जैसे पेप्सिन हो गया, जाइमेज हो गया, साइटेज हो गया, ट्रेप्सिन हो गया, ये सब क्या होते हैं, ये खुद ही अंदर प्रोड्यूस होते हैं। और वो क्या होता है, एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट जैसे उनको मिलता है,
ठीक है, वो उस कंडीशन में वहाँ पर अपनी वो ग्रो कर जाते हैं और फूड के स्पॉयलेज की रेट को बढ़ा देते हैं। दूसरा क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये सराउंडिंग में प्रेजेंट होते हैं, चारों तरफ अपने आपके प्रेजेंट होंगे, और जैसे ही इनको फेवरेबल टेम्परेचर या मॉइस्चर कंडीशन इनको मिल जाएगी, ह्यूमिडिटी मिल जाएगी, ये तुरंत ग्रो कर जाते हैं और तेज़ी से ग्रो करना शुरू कर देते हैं अपनी फेवरेबल कंडीशन में। तो इनकी फेवरेबल कंडीशन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर होती है, लेकिन टेम्परेचर अगर कम कर दिया जाता है तो इनकी फेवरेबल जो ये ग्रो करने की कंडीशन है वो कम हो जाती है, रेट बहुत स्लो हो जाता है, ना के बराबर हो जाता है। जनरली 3 तरीके के होते हैं, आपको पता भी है इसके बारे में, बैक्टीरिया हो गया, यीस्ट हो गया, मोल्ड्स हो गया, ये सब क्या आते हैं, माइक्रो एंजाइम्स में आते हैं। वैसे तो आप लोग जब पढ़ेंगे तो इसमें आपकी बुक में बहुत डिटेल में लिखा हुआ है, और इसमें जो है समझ करके पढ़ने के लिए बहुत सारी बातें इसके अंदर लिखी हुई हैं, लेकिन यहाँ पर हम जो है मेन पॉइंट्स आपसे डिस्कस कर ले रहे हैं। तो अब है क्या कि जो फूड फ्रीजिंग होती है वो क्या कैसे होती है और कितने तरीके की होती है, इसके बारे में हम थोड़ा सा बताएंगे आपको। तो जो फ्रीजिंग का मेथड है यहाँ पर हम वो बता रहे हैं आपको। तो फूड फ्रीजिंग जो होती है वो वेजिटेबल्स में होती है, मीट्स में, एग्स में, फिश में, इन सभी में जो है हम देखते हैं कि यहाँ पर सब हर जगह इनको लंबे समय तक स्टोर करने के लिए, रखने के लिए जो फ्रीजिंग होती है वो की जाती है। तो यहाँ पर क्या है कि जो टेम्परेचर इनको प्रोवाइड किया जाता है, कह रहा था टेम्परेचर प्रोवाइडेड फॉर प्रिजर्वेशन में भी अबव फ्रीजिंग और बिलो फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ द फूड। मतलब जिस पर फूड जो है, फूड का फ्रीजिंग टेम्परेचर जो होता है तो उसके नीचे या तो थोड़ा सा ऊपर उसको रखा जाता है उस टेम्परेचर पर, डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड ऑफ प्रिजर्वेशन। अगर लंबे समय तक रखना है तो टेम्परेचर जो होगा बिलो फ्रीजिंग हमेशा यूज़ होगा, ठीक है। तो रेंज जो होती है उस केस में अलग अलग फूड के लिए तो अलग अलग होती है, लेकिन जनरली अगर देखा जाए इन जनरल -15 डिग्री सेल्सियस से -25 डिग्री सेल्सियस के बीच में इसकी रेंज होती है। तो कह रहा है कि जो कुछ मेथड्स ऐसे होते हैं जो फ्रीजिंग में यूज़ किए जाते हैं। पहला होता है स्लो या शार्प फ्रीजिंग। तो ये स्लो या शार्प फ्रीजिंग क्या होती है कि एक एयर का चैम्बर होता है, पर्टिकुलर टेम्परेचर पर मेंटेन्ड होता है, वो बहुत ही कम मिनिमम टेम्परेचर होता है, उसमें फूड को रख दिया जाता है, एयर सर्कुलेट उसमें नहीं होती है, और जो कन्वेक्शन होता है वो नेचुरल कन्वेक्शन होता है। इसके अंदर कोई अलग से एयर को सर्कुलेट कराने के लिए कोई डिवाइस नहीं लगाई जाती। तो ये क्या होता है, ये सिर्फ धीरे धीरे फूड जो होता है वो उस एयर के टेम्परेचर पर आ जाता है, मतलब उसका फूड का टेम्परेचर जो है काफ़ी समय के बाद डाउन होकर के उस टेम्परेचर पर पहुंच जाता है। स्लो या शार्प फ्रीजिंग कहलाती है। दूसरा होता है क्विक फ्रीजिंग। क्विक फ्रीजिंग में क्या होता है कि एकदम से डाल दिया फूड में और वो तुरंत जल्दी से जल्दी फूड जो है उसमें फ्रीज़ हो गया। कह रहा इमर्सन फ्रीजिंग, हमने किसी पानी के अंदर, ठंडे पानी के अंदर डाल दिया, एकदम से ठंडा हो गया वो फूड। या इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट फ्रीजिंग, हमने तेज़ी से जो है उसको इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर दिया, मतलब कभी हमने जो है किसी एयर के थ्रू हमने वहाँ पर एयर पास करा दी और जिससे वो फ्रीजिंग हो गई। एयर ब्लास्ट फ्रीजिंग, यही चीज़ है कि अगर हम तेज़ी से एयर को जो है वहाँ पर फ्रीज़ करा दें, वहाँ पर भेज देंगे। तो एयर ब्लास्ट फ्रीजिंग जो होता है वो क्या होता है, वहाँ पर तेज़ी से एयर भेजी जाती है जिस फूड को ठंडा करना होता है, फोर्स्ड कन्वेक्शन के थ्रू वो ठंडा कर दिया जाता है। अब इनडायरेक्ट कांटेक्ट फ्रीजिंग का मतलब हो गया कि फूड को हमने कांटेक्ट में नहीं रखा है, वो जो जहाँ पर जो मेन फ्रीजिंग हमारा जो है लिक्विड है या फूड, जैसे मान लीजिए कि एक हमने किसी ठंडे बर्तन को जो है बर्तन को ठंडा किया और ठंडे बर्तन के अंदर फूड को रख दिया, मतलब मेटल जो हो गया, मेटल को हमने जो है क्या किया, ठंडा किया। वो हमारा फ्रीजिंग जो साइकिल होती है उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, उसको ठंडा कर दिया मेटल को। तो ठंडे मेटल के अंदर उस फूड को डाल दिया तो इससे वो ठंडा हो गया। तो ये क्या हो गया, ये इनडायरेक्ट में आता है, इनडायरेक्ट कांटेक्ट फ्रीजिंग। तो हमने फ्रीजिंग जो है किया फूड की, लेकिन डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रखा उस सिस्टम के जहाँ पर जो है वर्किंग फ्लूइड जो है वहाँ पर फ्लो कर रहा है, वहाँ पर नहीं रखा हमने, ऐसा। अब इस पार्ट में हम कुछ कोल्ड स्टोरेज के बारे में बात करेंगे कि कोल्ड स्टोरेज क्या होते हैं और किस तरीके से उनकी वर्किंग होती है, वो कैसे बने हुए होते हैं।
तो इसका तो जो मेन एडवांटेज जो होता है वो फूड को या फूड स्टेप्स या वेजिटेबल को स्टोर करने के लिए इनको होता है, फ्रूट्स वगैरह को। तो कह रहा है कि सब्सटेंसेस सच एज पोटैटोज, बटर एक्सेट्रा कैन बी स्टोर्ड व्हेन देयर सप्लाई इज़ plentiful but which can be sold during the period of short supply। तो कह रहा है कि जब कमी हो तब हम उनको निकालें, और जब ज़्यादा मात्रा में होगा तो उसके रेट भी कम होंगे मार्केट में, तो उसकी वैल्यू भी कम होगी। और अगर हम उसको कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करके कुछ समय के लिए रख लेंगे फूड्स को, और जब उसकी शॉर्टेज हो, कमी हो, तब हम उसको निकालेंगे तो हमको उसके अच्छे दाम भी मिलेंगे। वो चीज़ उसके लिए बता रहा है। ड्यू टू रिडक्शन ऑफ स्पॉइलेज ग्रेट सेविंग इज़ इफेक्टेड। जाहिर सी बात है, होगी ही होगी। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेरिशेबल कमोडिटीज़ फ्रॉम डिस्टेंट प्लेसेस इज़ मेड पॉसिबल। अब अगर मान लीजिए किस तरीके से आप रखते हो तो जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसका भी, ये भी जो है बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि हम देखते हैं जो व्हीकल्स होते हैं उसके अंदर, जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स होते हैं उसके अंदर एक रेफ्रिजरेशन सिस्टम अप्लाई किया जाता है, और जो कूलिंग कॉइल्स होते हैं या इवेपोरेटिव कॉइल्स होते हैं उसके अंदर लगे हुए होते हैं, जिससे जो फूड होता है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज में स्टोर्ड रहता है और लंबे समय तक स्टोर्ड रहता है, जब तक वो कहीं पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा रहा होता है। तो ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भी यूज़ होता है। तो कहता है कि अगर, तो उसमें दो तरीके के कोल्ड स्टोरेज होते हैं कि एक लॉन्ग टर्म वेयर हाउसेज विद द प्रोडक्ट इन फ्रोजन और अनफ्रोजन स्टेट, दूसरा होता है शॉर्ट टर्म वेयर हाउसेज और रिटेल स्टोरेज, ये दुकानों वगैरह में देखते हैं, विद प्रोडक्शन यूजुअली नॉट फ्रोजन। ठीक है, तो जो फूड जल्दी क्विकली जो है जिनकी फ्रीजिंग हो जाती है, उसमें क्या होता है, उसमें इट लिमिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड वाइल्ड ग्रोथ ड्यूरिंग द फ्रीजिंग पीरियड। सेकेंड बात आती है जो इसकी, वो होती है इट रिड्यूसेस द साइज ऑफ आइस क्रिस्टल फॉर्म्ड। थर्ड बात जो आती है, इट रिड्यूसेस द सेपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम सेल। क्विक फ्रीजिंग इज accomplished by the use of either cold air blast, brine spray और कॉन्टैक्ट इवेपोरेटर और डबल कॉन्टैक्ट प्लेट फ्रीजर्स। तो ये कई तरीके के इस तरीके सिस्टम होते हैं जिनसे हम कूलिंग करते हैं, तो उनके बारे में बात कर रहा है कि कोल्ड स्टोरेज में इन सिस्टम्स के थ्रू कूलिंग की जाती है जहाँ पर क्विक फ्रोजन होता है फूड का। अब इस फिगर में आप एक कोल्ड स्टोरेज प्लांट देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो हम लोगों ने पहले प्रिंसिपल पढ़ रखा है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का, वही यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है। तो यहाँ पर है क्या कि देखिए, ये कंप्रेसर लगा हुआ है। कंप्रेसर में जो रेफ्रिजरेंट इवेपोरेटर के थ्रू आ रहा है, ये यहाँ पर कंप्रेस हो रहा है हाई प्रेशर और टेम्परेचर पर। कंप्रेस होने के बाद ये फिर कंडेंसर में जाता है। ये देखिए यहाँ से कंडेंसर आप लोग जब देखोगे एक्चुअल का कोल्ड स्टोरेज, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि एक फव्वारा टाइप का लगा होगा, एक पॉन्ड बना होगा और उसके ऊपर जो है पानी गिर रहा होगा पाइप्स के थ्रू, पाइप और शावरिंग हो रही होगी, तो वो ऐसा होता है कंडेंसर वहाँ पर। तो उस स्थान को आप समझिए कि वो उसका कंडेंसर है। फिर वहाँ से जो रेफ्रिजरेंट ठंडा होकर के हाई प्रेशर पर रिसीवर में आता है। रिसीवर में आने के बाद फिर यहाँ से जब रिसीवर से जब चलेगा तो उस केस में ये आएगा एक्सपेंशन वाल्व में। जब एक्सपेंशन वाल्व में आएगा तो यहाँ से ये यहाँ पर इसका आइसेंथाल्पिक एक्सपेंशन होगा, और आइसेंथाल्पिक एक्सपेंशन होने के बाद ये आप देख रहे हैं, ये थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व होता है। देख रहे हैं यहाँ पर ये या तो थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व होगा या ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व होगा। ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि जो आपका कोल्ड स्टोरेज है उसकी कैपेसिटी कितनी है। तो यहाँ से जो इवेपोरेटर आया वो देख रहे हैं यहाँ पर, ये इस तरीके से इवेपोरेटर में ये रेफ्रिजरेंट आया ठंडा चिल्ड। तो अब यहाँ से क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर ब्लोअर फैंस लगे हुए हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में ये फोर्स कर रहे हैं एयर को। तो एयर इधर से नीचे से आ रही है और ऊपर को जा रही है, और ठंडी एयर देखिए यहाँ से, ये कोल्ड एयर यहाँ से या एयर इनटेक यहाँ नीचे से आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है एयर,
और जब एयर इस पाइप के कांटेक्ट में आ रही है, इवेपोरेटिव कॉयल जो होता है, ये इवेपोरेटिव कॉयल के कांटेक्ट में अगर आ रही है तो उस समय ठंडी होकर के ये ऊपर की तरफ जा रही है। तो ये देखिए फैन से बाहर की तरफ निकल गई और ये उस स्पेस को जहाँ पर ठंडा होना है वहाँ पर जो है इस पे वो उस जगह पे जा रही है और ठंडा कर रही है। फिर जब वहाँ से गर्म होगी तो फिर ये वापस फिर से सर्कुलेट होगी, या फिर जो भी होगा हम इसको बाहर कर देंगे, या फिर यहाँ से हम जो है फिर से सर्कुलेट करा लेंगे इस एयर को। तो ऐसा होता है ये। हमें कोल्ड स्टोरेज प्लांट जो होता है, एक हम और स्कीमेटिक हम इसमें डाल देंगे आपकी वीडियो में, तो जिसको आप देख करके आप और भी अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि ये कैसे वर्क करता है। अब आइए बात करते हैं कुछ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर्स की। डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर्स सभी लोगों के घर में करीब करीब होगा इस समय। तो आप लोग जानते ही हैं कि अलग अलग साइज़ के डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, और आप लोगों के घर में भी जो यूज़ होते हैं वो अलग अलग साइज़ की आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो यूज़ किए जाते हैं। तो जो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर्स होते हैं उनका बेसिक पर्पस तो सभी लोगों को पता है कि जो हमारे रोज़मर्रा के खाने की चीज़ें होती हैं उनको हम उसमें स्टोर करते हैं। और तो वो जनरली आप लोग देखते हैं यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारे इंडिया में हैं वो क्या होता है कि उसमें अलग अलग तरीके की साइज़ होती है। तो साइज़ जो होती है वो 90 लीटर के भी आते हैं, 100 लीटर के आते हैं, 140 लीटर्स के भी आते हैं, और 200 के भी आते हैं, 250 लीटर्स के आते हैं, 380 लीटर्स के आते हैं। बहुत ज़्यादा इस तरीके के ग्रॉस वॉल्यूम्स होते हैं इसके। तो इसमें जो पेरिशेबल प्रोडक्ट्स होते हैं उनको प्रिजर्व करना होता है। इसमें एक फ्रीजर का स्पेस होता है ऊपर की तरफ, टॉप में देखा होगा ज़्यादातर जितने भी रेफ्रिजरेटर्स होते हैं उसमें टॉप में प्रोवाइडेड होता है। अब तो कई रेफ्रिजरेटर्स ऐसे भी आने लगे जिसमें अलग से साइड में या नीचे प्रोवाइडेड होता है, लेकिन जनरली जितने भी 90% 95% जो भी देखेंगे आप रेफ्रिजरेटर्स उसमें टॉप पे होता है। तो उसमें जो जितने भी जैसे फ़िश हो गया, चिकन हो गया, मीट हो गया, इन सब को 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे तक के टेम्परेचर में भी उस जगह पर स्टोर किया जा सकता है। तो वो इस तरीके से वो स्पेस प्रोवाइड किया जाता है। तो जो रेफ्रिजरेटर होता है ना, तो उसमें क्या होता है कि ये जो फ्रीजर उसके अंदर होता है उसका वो करीब करीब पूरे पार्ट का वो 1/10 होता है। कहीं कहीं 1/10 से थोड़ा ज़्यादा भी ले लेते हैं। पता 1/3 तक इसको यूज़ किया जा सकता है। मतलब इसकी साइज़ जो है 1/10 से लेकर के 1/3 तक हो सकती है पूरे रेफ्रिजरेटर के वॉल्यूम की। जो फ्रीजर होता है जहाँ पर बर्फ़ जमती है वो अलग अलग साइज़ के होते हैं, वो अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको हम बनाते हैं वहाँ पर। तो जितने भी डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर्स होते हैं मेनली उसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है रेफ्रिजरेशन सिस्टम और दूसरा होता है इंसुलेटेड कैबिनेट। जो अंदर वाला कैबिनेट होता है वो इंसुलेटेड कैबिनेट है। और रेफ्रिजरेशन सिस्टम सारी बातें आप जानते ही हैं कि जो रेफ्रिजरेंट इसके अंदर होता है जनरली R12 होता है जो फ्लो कराते हैं हम। तो यहाँ पर आपको एक हमने डायग्राम दिखाया है स्कीमेटिक, और ये लैब में भी हम इसको यहाँ पर दिखाते हैं अपने यहाँ। तो इसको ये काफ़ी वाइड यूज़ होता है। और है क्या, देखिए यहाँ पर ये देखिए सील्ड कंप्रेसर। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो रेफ्रिजरेंट है यहाँ से जा रहा है, आप देख रहे हैं, ये देखो ये यहाँ का जो पार्ट है ये एक पार्ट है, यहाँ से रेफ्रिजरेंट आया कंप्रेसर में, फिर ये देखिए ये इधर से कंप्रेसर में आ गया इधर इस तरफ से। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो है ये इस तरीके से ये देखिए यहाँ पर ये ऐसा आया। तो ये 2 जगह से यहाँ से कंप्रेस होकर के ऐसे, ये देखो ये है ना, ये फिर ये इवेपोरेटर हो गया ये ऐसे। तो ये वाला जो जा रहा है ये वाला रेफ्रिजरेंट, ये वाला रेफ्रिजरेंट जो है ये यहाँ से जा रहा है, ये ऐसे गया, ये लौट करके फिर यहाँ पर आ गया, है ना। ये सील्ड कंप्रेसर है। और उसके बाद क्या हो रहा है, देख रहे हैं यहाँ पर ये फ़िल्टर लगा हुआ है, ये पूरा ये बीच में ये फ़िल्टर लगा हुआ है। और ये आप देख रहे हैं ये यहाँ पर ये इवेपोरेटिव पाइप है, और ये यहाँ से अपना गया, ये कंडेंसर है, ये आप देख रहे हैं कंडेंसर के थ्रू। तो ये कंडेंसर में देखो भेज रहे हैं इसको यहाँ पर। तो ये कंडेंसर सेकेंडरी, कंडेंसर मेन, 2 तरीके के कंडेंसर यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं, ये सेकेंडरी कंडेंसर और ये मेन कंडेंसर, है ना। तो यहाँ पर ये आया। और उसके बाद जो रेफ्रिजरेंट देखो यहाँ से निकल रहा है ये इधर कंडेंसर के बाद
ये फिर कैपिलरी ट्यूब में जा रहा है जहाँ पर इसका आइसेंथाल्पिक एक्सपेंशन होगा, और एक्सपेंशन होने के बाद फिर इवेपोरेटर में जा रहा है, वहाँ से हीट को लेकर के फिर ये कंप्रेसर में जा रहा है। साइकिल कंप्लीट हो रही है इस तरीके से। तो ये इसका जो है एक रेफ्रिजरेशन सिस्टम रेफ्रिजरेटर का जो आपको दिखाया गया है। तो इसमें क्या होता है कि द कंडेंसर इसके अंदर जो होता है मे बी चेसिस टाइप और ट्यूब एंड वायर टाइप इसके अंदर जो होता है। इन द फॉर्मर द कंडेंसर ट्यूब इज़ माउंटेड ऑन द मेटल शीट which act as fins. The tube and wire type condensers are quite simple. आपकी फ्रिज में होगा, देख लीजिएगा पीछे की तरफ जा कर के। Just tubes are held tightly under wire frame from both sides. These wires act as cylindrical fins, increasing the heat transfer rate. The capillary tube is kept in contact with the evaporator exit pipe. In some cases, the temperature of the two cabinets of the refrigerator have to be controlled independently. टू कैबिनेट्स का मतलब जो होता है आइस वाला और जो है जहाँ पर मेन स्टोर करने वाला। अंडर सच सर्कमस्टेंसेस इंडिपेंडेंट कंप्रेसर्स एंड कूलिंग कॉयल्स आर यूज्ड। तो दो अलग अलग तरीके के वहाँ पर कॉयल दिखाए गए थे, वो इस तरीके से ऐसे यूज़ किए जा सकते हैं। तो रेफ्रिजरेटर बॉडी इज़ प्रोवाइडेड with a good quality insulation in order to prevent heat transfer into the system. Usually 60 to 100 millimeter thick glass loose fill fiber or glass rolls or thermocols is used since the conductivity of these insulating materials are quite low. In freezer where temperature has to be maintained quite low about 233 Kelvin मतलब -40 डिग्री सेल्सियस तक, the insulation thickness मे बी अबाउट 200 मिलीमीटर। तो इस तरीके से ये रेफ्रिजरेटर होता है। और कॉमर्शियल रेफ्रिजरेटर्स भी बहुत सारे आते हैं, कॉमर्शियल फ्रीजर्स जिनको बोलते हैं। तो आप इनको पढ़ेंगे, आपकी बुक में और भी डिटेल में आपको पढ़ने को मिल जाएगा। अब इस पार्ट में जो है हम आपको आइस प्लांट के बारे में बताएंगे। आप लोग जानते होंगे कि बड़े बड़े आपने आइस के पीसेस देखे होंगे बाज़ार में बिकते हुए। शादी ब्याह में आप लोगों ने देखा होगा जहाँ पर ठंडा पानी रखना होता है, वहाँ पर ठंडा करने के लिए लोग रखते हैं। अब तो खैर जो है वो ठंडे पानी के लिए जो अलग अलग कैंस मंगा लेते हैं लोग, जो मिनरल वाटर होता है उसका। लेकिन पुराने समय में होता क्या था कि ड्रम में पानी भर दिया जाता था और उसको ठंडा करने के लिए उसके अंदर बर्फ़ डाली जाती थी। तो जो बर्फ़ होती थी बड़े बड़े ब्लॉक्स खरीद करके आते थे और उसको जो है तोड़ करके कई ड्रम्स में पानी भरा रहता था और उसमें डाल दिया जाता था ताकि पानी ठंडा रहे उसमें। शादी ब्याह जब होते थे पुराने समय में, वहाँ पर उस समय यूज़ किया जाता था। तो जो वो बड़ी बड़ी बर्फ़ की जो सिल्लियाँ होती हैं, ब्लॉक्स होते हैं, वो कैसे बनाए जाते हैं उन्हीं के बारे में हम बताने जा रहे हैं। यहाँ एक स्कीमेटिक दिखाया गया है आपको आइस प्लांट का, और उसके बारे में हमने यहाँ ऊपर जो डिस्क्रिप्शन है वो हमने आपको यहाँ पर शो किया है। क्या है, ये देखिए यहाँ पर सिस्टम सारा वैसे ही है, लेकिन कूलिंग जो यहाँ पर हो रही है वो इनडायरेक्ट कूलिंग है, डायरेक्ट कूलिंग नहीं है। देखो यहाँ पर इसमें रेफ्रिजरेंट दौड़ रहा है, R12 या R22 जनरली हम लेते हैं, और उसके थ्रू हम यहाँ पर एक ब्राइन सोल्यूशन होता है। ज़्यादातर हम ब्राइन सोल्यूशन जो होता है वो कॉमर्शियल ब्राइन सोल्यूशन माना जाता है कैल्शियम क्लोराइड को। तो कैल्शियम क्लोराइड को ठंडा करते हैं। तो कैल्शियम क्लोराइड को ठंडा करते हैं, तो ये उसका मतलब हो गया कि जो ये रेफ्रिजरेंट है, अमोनिया हो गया, अमोनिया भी ले सकते हैं। तो अमोनिया R22 या R12 तो ज़्यादातर नहीं लिया जाता है कि ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल भी उसका ज़्यादा होता है। वैसे R12 का बहुत ही ज़्यादा होता है, वो भी नहीं लेते जल्दी से। अमोनिया ज़्यादातर यूज़ किया जा रहा है, और आजकल R134 A भी आ गया है, तो उसको भी यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ से रेफ्रिजरेंट फिर हीट लेकर के आएगा, आने के बाद फिर ये देखिए यहाँ से ये कंप्रेसर में जाएगा। कंप्रेसर में हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पर कंप्रेस होने के बाद कंडेंसर में जाएगा, और कंडेंसर में जाने के बाद फिर देखिए ये एक्सपेंशन डिवाइस है, यहाँ एक्सपैंड होगा, और एक्सपैंड होने के बाद फिर से ये साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ देखिए ब्राइन सोल्यूशन दौड़ रहा है, ये पंप दौड़ा रहा है यहाँ से। तो कैल्शियम क्लोराइड का ब्राइन सोल्यूशन है जो दौड़ रहा है यहाँ पर। देखिए ये यहाँ पर इस तरीके से दौड़ता है। देखिए ये कैंस रखे हुए बड़े बड़े, ये यहाँ पर ये कैंस हैं। इस कैंस में वाटर फिल कर दिया जाता है, इसके थ्रू यहाँ पर वाटर अंदर की तरफ फिल कर दिया जाता है। तो ऊपर से जो है थोड़ी सी जगह बचा करके रखी जाती है। जब वाटर फिल करते हैं इसमें, तो ऊपर से करीब 1 फीट जगह नीचे छोड़ दी जाती है।
या इसमें भी और यहाँ पर भी। और इसी तरीके से जब ब्राइन सॉल्यूशन इसके अंदर भरा जाता है तो ऊपर से थोड़ी जगह छोड़ करके भरा जाता है कि ये ब्राइन सॉल्यूशन जो है छलक करके कहीं ऐसा ना हो कि इस वाटर के साथ मिल जाए। तो थोड़ी सी ऊपर से ये टॉप से थोड़ा सा नीचे इसका लेवल रखा जाता है, इसका लेवल उससे काफ़ी नीचे रखा जाता है, वाटर का जो लेवल होता है जो कैन के अंदर भरा हुआ होता है। यहाँ ये ब्राइन सॉल्यूशन होता है इस स्पेस में, यहाँ पर। और इसके अंदर जो था जहाँ पर देखिए ये पाइप्स लगी हुई हैं, यहाँ पानी भरा जाता है। पानी देखिए, पानी का लेवल देख लीजिए और ये कैल्शियम क्लोराइड ब्राइन सॉल्यूशन का लेवल देख लीजिए। तो जब ये क्या होता है कि कैल्शियम क्लोराइड यहाँ पर जाता है और इस वाटर से हीट लेता है और हीट लेकर के फिर यहाँ चला आता है। फिर ये जो है ये यहाँ पर हीट एक्सचेंजर है, ये इसको ब्राइन चिलर बोल रहे हैं। तो यहाँ पर फिर से हीट रिजेक्ट करेगा, ये हीट अपनी दे देगा इसको रेफ्रिजरेंट को, फिर ये साइकिल में चला जाएगा। और ये इस तरीके से यहाँ पर ये इसी से पानी, यहाँ पर पानी भी डाला जाता है और इसी से अगर कभी भी एयर का एजिटेशन होता है तो एयर फॉर एजिटेशन के लिए एयर भी यहाँ से जो है। तो इस तरीके से देखा आपने कि कैसे यहाँ पर जो है ये कूलिंग हो रही है। और जब थोड़े समय के बाद जब यहाँ पर आइस जम जाती है तो हम इसको निकाल लेते हैं, कैंस को निकाल करके और आइस को बाहर कर लेते हैं। कैन जो है आसानी से इससे रिमूव किया जा सकता है, आसानी से निकाला और रखा जा सकता है कैन यहाँ पर। ठीक है, तो ये तो जनरली रेफ्रिजरेशन सिस्टम हो गया इस प्लांट का, आपने देखा। और ये इसका स्कीमेटिक हो गया, समझ में आ गई होगी बात आपको। ये बहुत ही आसान सा है, पहले भी आपने पढ़ रखा है इसके बारे में। सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट यहाँ पर यूज़ हो रहा है। तो कह रहा है कूलिंग इन द टैंक इज अचीव्ड बाय ब्राइन सर्कुलेशन। दिस ब्राइन सॉल्यूशन इज यूजुअली prepared from commercial calcium chloride having appropriate concentration. If a tank is small, the cooling coil is inserted in it or wrapped around it, giving appropriate contact. For large plant, the brine is cooled in the chiller before being pumped by the brine pump into the ice tank. मतलब पहले ब्राइन को बहुत ठंडा कर लेते हैं, उसके बाद ही हम इसके अंदर, अगर बड़ा प्लांट है तब उस केस में, तब इसको ये कह रहा है। इट कंसिस्ट ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम यूजुअली हैविंग अमोनिया कंप्रेसर R12 या R22 यूनिट। तो कह रहा है कि द कंप्रेस्ड रेफ्रिजरेंट वेपर इज कूल्ड इन द वाटर कूल्ड कंडेंसर बिफोर थ्रॉटलिंग प्रोसेस यहाँ होगा। ठीक है, बिफोर थ्रॉटलिंग द कंडेंसेट इज थ्रॉटल्ड टू इवेपोरेटर प्रेशर वेयर ब्राइन फ्रॉम द आइस टैंक इज कूल्ड। The cold brine circulates around can causing ice formation। इस तरीके से आइस यहाँ पर फॉर्म हो जाती है। तो आज हमने आपको बहुत सारी बातें बताई। हमने आपको बताया कि जो फूड प्रिजर्वेशन है वो क्यों इम्पोर्टेंट है और जो क्यों किया जाता है, और फूड को ठंडा करने पर या रेफ्रिजरेशन में जब उसको हम ले जाते हैं फूड को, तो उस केस में जो उसका स्पॉइलेज रेट है वो कैसे डिक्रीज़ हो जाता है। उसके बाद हमने कोल्ड स्टोरेज के बारे में बात किया डिटेल में। कोल्ड स्टोरेज की वर्किंग क्या होती है, कैसे काम करता है कोल्ड स्टोरेज, इसको हमने बताया आपको। फिर हमने आपको डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर के बारे में बताया। हमारे ख्याल से डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। उस फिगर को लेकर के आप आपके घर में जो रेफ्रिजरेटर है उससे आप कंपेयर करिए और देखिए, समझ में और अच्छे से आ जाएगा। कंडेंसर पीछे सबको दिखाई पड़ता है, कंप्रेसर भी सबको पीछे रेफ्रिजरेटर के दिखाई पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। आइस प्लांट किस तरीके से बना हुआ होता है और बड़े बड़े कैंस कैसे उसके अंदर लगे होते हैं, बड़े बड़े आइस ब्लॉक्स कैसे बनाए जाते हैं, इसको भी आपने यहाँ पर देखा और उस पूरे सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी आपको मिली। तो अब हम समझते हैं कि आपको इसमें काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। और डिटेल में आप और भी अगर पढ़ना चाहें तो आपकी बुक में दिया हुआ है, ये लास्ट के चैप्टर्स में आप जाइए वहाँ पर और आपको मिल जाएगा। बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। कई बुक्स यहाँ पर हमने फॉलो की हैं, जिसमें हम बता दें आपको कि हमने डोम कुंडवार अरोड़ा की बुक भी फॉलो की है, R.K. राजपूत की बुक भी हमने फॉलो की है इसमें, और डॉक्टर मनोहर प्रसाद जी की बुक भी फॉलो की है, और C.P. अरोड़ा सर की बुक भी हमने फॉलो की है,
और स्टूकर एंड जोन्स भी मैंने इस पे लिया है आपको पढ़ाने में। और इस तरीके से और भी कई डिफरेंट बुक्स हैं। खुरमी गुप्ता की बुक भी हमने यहाँ पर यूज़ किया है। तो इसमें कई बुक्स हमने यूज़ किया है आपको पढ़ाने के लिए, और जिसको हमने पढ़ करके और आपको डिटेल में उसको एक्सप्लेन किया है। तो उम्मीद करते हैं कि काफ़ी कुछ आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम अगले वीडियो लेक्चर में बताएंगे आपको। थैंक यू।